सूर्यनगर रियासत की पहाड़ियों के बीच एक गांव था, झील गांव। गांव का जमींदार रमेश अपनी हवेली में बेचैनी से टहल रहा था। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या करूं लता, परेशान ना हूं तो क्या करूं। आप तो जानती हैं महाराज का जन्मदिन पास आ रहा है। महाराज प्रताप से मेरी कितनी गहरी दोस्ती है। वो हर साल अपने जन्मदिन पर मेरी हवेली में मुझसे मिलने आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता की बात यह है कि मैं हर साल महाराज को तोहफा देता हूं। पिछली बार उन्होंने मुझसे कहा था कि अगली बार उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति चाहिए। महाराज का जन्मदिन 2 दिन बाद है। इतनी जल्दी इतनी सुंदर मूर्ति कौन बना सकता है? तुम ही बताओ। आपकी बात तो सही है, लेकिन गांव का मूर्तिकार सुबोध, क्या वो गांव में नहीं है? वो तो जल्दी मूर्ति बना लेता है। सुबोध की बात मत करो, वो कई दिनों से बीमार है। मूर्ति तो वो बना ही नहीं सकता। यही तो मेरी परेशानी है। इस तरह टहलने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलिए और किसी और से बात कीजिए। लता ये कहकर चली गई। रमेश उसकी बात सुनकर सीधे सरपंच के घर पहुंचा। अरे रमेश जी, आप मेरे घर पर? सब ठीक तो है? क्या ठीक है सरपंच जी, बात बहुत गंभीर है। वही बताने आया हूं जो अभी अपनी पत्नी को बताकर आया हूं। महाराज का जन्मदिन 2 दिन बाद है और मैंने उन्हें पिछली बार वादा किया था कि इस बार उन्हें एक सुंदर मूर्ति भेंट करूंगा। अब आप ही बताइए क्या करूं? ओह, ये तो सच में चिंता की बात है। महाराज आपके बहुत गहरे दोस्त हैं और आपकी वजह से ही गांव का विकास होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी खास काम से पड़ोस के गांव जा रहा हूं। वहां पता करूंगा कि कोई कुशल मूर्तिकार हो तो उसे तुरंत आपकी हवेली में ले आऊंगा। हाँ, ये हुई न काम की बात। सरपंच जी, भूलिएगा मत, मैं आपके भरोसे हूं, आपका इंतजार करूंगा। रमेश ये कहकर चला गया। सरपंच जंगल के रास्ते से पड़ोसी गांव की ओर चल पड़े। आधे रास्ते में उनकी नजर एक तालाब पर पड़ी। हाँ चलो, कुछ तो मिला। तभी एक अजनबी वहां आ पहुंचा। माफ कीजिएगा, आप आसपास के गांव के नहीं लगते। आपने सही पहचाना, मेरा नाम आलोक है। अच्छा, मैं सरपंच हूँ। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस यूं समझ लीजिए, बहुत दूर से आया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जंगल में क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं? दरअसल मैं एक मूर्तिकार हूँ और काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य भटकता रहता हूँ। यह सुनकर सरपंच की आंखें चमक उठीं। क्या तुम सच में मूर्तिकार हो? हाँ, मैं मूर्तिकार हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? अरे क्या तुम अपनी कला दिखा सकते हो? दरअसल हमारे गांव के जमींदार रमेश महाराज प्रताप के बहुत अच्छे दोस्त हैं और 2 दिन बाद महाराज का जन्मदिन है। रमेश ने उन्हें एक सुंदर मूर्ति देने का वादा किया है। ओह, तो आप निश्चिंत रहिए सरपंच जी, जब आप मेरी कला देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम की अच्छी कीमत दिलवा सकता हूँ। चलो आ जाओ। सरपंच आलोक को लेकर सीधे रमेश की हवेली की ओर चल पड़े। अरे सरपंच जी, ये कौन युवक है? ये कोई ऐरा गैरा नहीं है रमेश जी, आपकी किस्मत अच्छी है। इनका दावा है कि ये बहुत अच्छी मूर्ति बना सकते हैं। जमींदार ने आलोक को ध्यान से देखा। क्यों भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास न हो तो आप मुझे परख सकते हैं। ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। ठीक है, तो मुझे मूर्ति बनाने का सामान दिलवा दीजिए। फिर देखिए, मैं कुछ ही देर में ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। रमेश ने तुरंत मूर्ति बनाने का सामान मंगवाया और आलोक एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में लग गया। कुछ घंटों बाद मूर्ति तैयार हो गई। ये लीजिए, अब आप खुद देख सकते हैं कि ये मूर्ति कैसी बनी है। जैसे ही रमेश और सरपंच ने मूर्ति देखी, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। अरे वाह, अद्भुत! क्या कारीगरी है, क्या कला है! वाह वाह भैया, अब मुझे विश्वास है कि महाराज को ये बहुत पसंद आएगी। तुमने तो हमारा दिल जीत लिया आलोक। रमेश ने खुश होकर सोने की मुद्राओं की एक थैली आलोक को दे दी। आलोक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अच्छा रमेश, अब मैं चलता हूँ।
तुम्हारा काम हो गया। सरपंच भी वहां से चले गए। 2 दिन बाद रमेश की हवेली फूलों से सजी हुई थी। वहां कई नौकर और गांव के लोग मौजूद थे। रमेश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक नौकर आया और बोला, महाराज आ चुके हैं मालिक। रमेश दौड़कर हवेली के बाहर गया। राजा प्रताप अपने 2 सैनिकों के साथ दरवाजे पर खड़े थे। हाँ, स्वागत है महाराज। मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। आपके दर्शन हुए तो मेरा सौभाग्य बढ़ गया। लेकिन ये क्या महाराज, आपके साथ तो हर साल राजकुमार सिद्धार्थ आते थे। वो नहीं दिख रहे। क्या वो इस साल नहीं आए? वो हमारे साथ आ रहा था, पर आप तो जानते हैं कि उसे शिकार का कितना शौक है। एक शिकार पर उसकी नजर पड़ गई तो बस उसके पीछे लग गया। आप उसकी चिंता मत कीजिए, कुछ देर बाद आ जाएगा। रमेश मुस्कुराया और राजा प्रताप को अंदर ले आया। तो महाराज, अब थोड़ा जलपान कर लेते हैं। जलपान हम बाद में करेंगे भाई। सबसे पहले हम वो भेंट देखना चाहते हैं। याद है ना तुम्हें कौन सी भेंट? पिछले साल तुमने कहा था कि अगली बार हमें आप एक सुंदर मूर्ति भेंट करेंगे, तो बस हमें सबसे पहले वही दिखाइए। हाँ, हम जानते हैं महाराज, आप इसी का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए हमने पहले ही प्रबंध कर रखा है। आइए आइए। रमेश राजा प्रताप को मूर्ति के पास ले गया। मूर्ति पर एक काला कपड़ा पड़ा हुआ था। ये देखिए महाराज, ये एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति है जिसे देखकर आप पलकें झपकाना भूल जाएंगे। रमेश ने जैसे ही काले कपड़े को हटाया, राजा प्रताप बुरी तरह चौंक गए। उनके माथे पर पसीना आने लगा। हमें ये बताओ, इस मूर्ति को किसने बनाया है? महाराज, क्या बात है? इस मूर्ति को देखकर आप डर क्यों गए? रमेश का सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि उसी पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वो मूर्ति एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम्हारा समय पूरा हो गया है महाराज। अब तुम्हारे सही स्थान पर जाने का समय आ गया है। इतना कहकर वो लड़की राजा प्रताप का हाथ कसकर पकड़ लेती है और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में दोनों गायब हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दूर से ये सब देख रही लता का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या हुआ? तभी वहां पर राजकुमार सिद्धार्थ आ गया। चारों ओर का सन्नाटा देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। रमेश ने सारी घटना सुना दी। क्रोड, ओह, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने एक मूर्तिकार से एक सुंदर मूर्ति बनवाई और जब मेरे पिता ने उसे देखा तो वो मूर्ति अचानक जीवित हो गई और मेरे पिता के साथ गायब हो गई। क्या मजाक कर रहे हो? मजाक क्यों करूंगा? मेरी बात पर विश्वास कीजिए राजकुमार। मेरा एक एक शब्द सत्य है। राजकुमार सिद्धार्थ क्रोधित हो गया। मेरी बात कान खोलकर सुनो सरपंच। तुम उस मूर्तिकार को लेकर आए थे ना? आखिर वो तुम्हें कहाँ मिला था? बताओ मुझे। वो राजकुमार, वो मुझे जंगल के रास्ते में तालाब के पास मिला था। राजकुमार सिद्धार्थ तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है। सैनिकों, जंगल का कोना कोना छान मारो। अगर कोई भी मूर्तिकार मिले तो उसे तुरंत पकड़कर लेकर आओ। जल्दी करो, जाओ। राजकुमार, मुझे लगता है कि ये मामला बहुत ही अजीब और जादुई है और ऐसे मामलों में साधु संत या महात्मा ही मदद कर सकते हैं। हमारे गांव में कोई साधु संत तो नहीं है, लेकिन ज्ञानवती देवी नाम की एक बूढ़ी औरत है जिसे कुछ तंत्र क्रियाओं का ज्ञान है। शायद वह हमारी मदद कर सके। ठीक है, तुरंत हमें ज्ञानवती देवी के पास ले चलो। चलो। कुछ ही देर में राजकुमार सिद्धार्थ रमेश और सरपंच के साथ एक पुरानी झोंपड़ी में जा पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उसके चारों ओर तंत्र मंत्र का सामान फैला हुआ था। रमेश कांपते हुए सारी घटना बताने लगा। ज्ञानवती देवी ने राजकुमार सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी यह जानने की कि आखिर ये सब हुआ क्या है। इतना कहकर ज्ञानवती देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में उसका चेहरा और आंखें लाल पड़ने लगीं, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, और फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उनसे खून बहने लगा।
ये क्या हुआ? आपकी आंखों से खून क्यों बह रहा है? जिसने भी तुम्हारे पिता का अपहरण किया है वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह मूर्तिकार कोई साधारण युवक नहीं है, वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने अपनी शक्ति से उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं दिखा। जो कुछ दिखा वो था कालवन जंगल में स्थित एक खंडहर नुमा किला। मुझे लगता है तुम्हारे पिता वहीं हैं, लेकिन याद रखना, वहां जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। कुछ देर बाद राजकुमार सिद्धार्थ कलवन जंगल की गहराइयों में पहुंचते हैं। कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि झाड़ियों से एक सांप निकलकर उसके पैरों पर लिपट गया। राजकुमार सिद्धार्थ दर्द से करहाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वह बेहोशी की हालत में सांप को देखता रहा। अचानक उसके कानों में एक लड़की की आवाज गूंजी, तुरंत झाड़ियों को तोड़ो और उस जगह पर लगाओ जहां सांप ने डसा है। राजकुमार सिद्धार्थ कांपते हाथों से झाड़ियों को तोड़कर डसी हुई जगह पर लगाने लगा। कुछ देर बाद दर्द कम होने लगा और झाड़ियों का पत्ता काला हो गया। अब तुम सुरक्षित हो। झाड़ियों के काले पड़ जाने का मतलब है कि तुम्हारे शरीर का जहर चूस लिया गया है। राजकुमार सिद्धार्थ उठकर खड़ा हुआ और इधर-उधर देखने लगा। ओह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मेरी मदद किसने की? ये आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी एक पक्षी उड़ती हुई उसके सामने आकर बैठ गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रही थी। मुझे जंगल की जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है, नहीं तो तुम्हारा क्या होता। हैं? तो तुम तो एक पक्षी हो, तो तुम इंसान की भाषा में कैसे बोल सकती हो? क्या तुमने कभी कालवन जंगल के बारे में नहीं सुना? ये वही रहस्यमयी जंगल है जहाँ कुछ भी संभव है। यह सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ का डर कुछ कम हुआ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो कोई इंसान आता ही नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ पक्षी को सारी घटना विस्तार से बताने लगा। समझ गई, तुम्हें उस खंडहर नुमा किले तक पहुंचना है जो इस जंगल के बीचों बीच है। लेकिन सुन लो, वहां बहुत खतरनाक प्राणी रहते हैं। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूँ, पर अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना है। देखो, जो भी हो, मैं अपने पिता को बचा कर रहूंगा और उस रहस्य को सुलझाऊंगा। तो सुनो, उससे पहले तुम्हें एक खास काम करना होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ही सफल हो पाओगे। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। बताओ मुझे क्या करना होगा। यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है। उसका पानी पवित्र माना जाता है, पर सालों से एक राक्षस ने उस तालाब पर कब्जा कर लिया है। कोई भी उस तालाब का पानी नहीं ले सकता। उस पानी की विशेषता है, यदि वह पानी किसी श्रापित प्राणी पर डाला जाए तो वह श्राप मुक्त हो जाता है, और अगर किसी राक्षसी शक्ति पर डाला जाए तो वह जलकर राख हो जाती है। ठीक है, तो मुझे उस तालाब तक ले चलो। पक्षी उड़ने लगी और राजकुमार सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे पवित्र तालाब के सामने पहुंच गए। यही है वो तालाब। राजकुमार सिद्धार्थ इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी मटकी पर पड़ी। जैसे ही उसने मटकी को तालाब में डुबोया, पानी में से काला धुआं उठने लगा और वो धुआं एक राक्षस में बदल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब से पानी लेने की? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा इलाका है? देखो, इस तालाब का पानी मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। राक्षस कुछ पल उसे घूरता रहा और फिर रंग बिरंगे धुएं से सुंदर पुरुष में बदल गया। ओह, तो तुम राक्षस नहीं थे। मैं बुरे लोगों के लिए राक्षस हूं, पर वास्तव में मैं इस जंगल का रक्षक देवता हूं। जो भी इस तालाब का पानी लेने आता है, राक्षस को देखकर डर कर भाग जाते हैं। लेकिन तुम नहीं डरे। अब तुम इस तालाब का पानी जितना चाहो ले सकते हो। राजकुमार सिद्धार्थ ने शीशी में पवित्र जल भरा और पक्षी से कहा, हाँ। चलो, अब मुझे किले तक ले चलो। चलो। कुछ घंटों बाद राजकुमार सिद्धार्थ कालवन किले के बाहर खड़ा हुआ था। अब तुम्हें आगे का सफर खुद तय करना होगा। तुम्हें किले के अंदर खुद जाना होगा। क्या बात है, तुम मेरे साथ किले के अंदर नहीं चलोगी? नहीं, अंदर किले में तुम्हें तुम्हारे पिता और वो मूर्तिकार भी मिल जाएगा। याद रखना, मैं अचानक उड़ती हुई अंदर आ जाऊंगी
और जब मैं कहूं कि तालाब का जल किसके ऊपर छिड़कना है तो बिना देरी किए उसी के ऊपर डाल देना। सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। पक्षी तुरंत उड़ती हुई वहां से चली गई और राजकुमार सिद्धार्थ किले के भीतर चला गया। किले के अंदर घुसते ही राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा कि एक पिंजरे में उसके पिता राजा प्रताप बंद थे और पिंजरे के सामने एक सुंदर युवक और एक अत्यंत सुंदर स्त्री आंखें बंद किए हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। हाँ, मुझे पूरा विश्वास था सिद्धार्थ कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ जरूर आओगे। राजा प्रताप की आवाज सुनते ही वो सुंदर स्त्री और युवक अपनी आंखें खोल देते हैं। युवक मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की ओर देखता है। तो बेटा अपने पिता को बचाने आया है। तू नहीं जानता कि अब तू भी यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। ये तेरी गलत फहमी है मूर्तिकार। तू मुझे ये बता कि तूने मेरे पिता को बंदी बनाकर क्यों रखा है? आखिर तूने किसकी मूर्ति बनाई थी जो जीवित होकर मेरे पिता का अपहरण करके यहाँ ले आई? आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है और है कौन तू? बता मुझे। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जिस स्त्री की मैंने मूर्ति बनाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है, जो कि मेरे बगल में खड़ी है। आलोक की बात सुनकर वो अत्यंत सुंदर स्त्री मुस्कुरा उठी। ये विद्या मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। मैं किसी भी स्त्री की मूर्ति बनाकर उसमें कुछ देर के लिए जान डाल सकता हूँ और जादुई शक्तियां भी भर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पिता को कैद करना था, इसीलिए मैंने जानबूझकर अपनी माँ की मूर्ति बनाई और कुछ देर बाद वो मूर्ति जीवित हो गई और तुम्हारे पिता को गायब करके यहाँ ले आई। अच्छा, तो तू कहना क्या चाहता है? जब तू किसी भी मूर्ति को बना सकता है तो फिर तूने अपनी माँ की ही मूर्ति बनाकर मेरे पिता का अपहरण क्यों करवाया? आखिरकार तू है कौन? साफ साफ बताता क्यों नहीं है? मैं कौन हूँ? अरे, अगर यही जानना चाहते हो तो अपने पिता से पूछो कि मैं कौन हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई राजा प्रताप केवल तुम्हारे पिता नहीं, मेरे भी पिता हैं। ये सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ चौंक गया। अविश्वास से क्या? ये झूठ है, ये झूठ है पिताजी, ये झूठ है ना? अगर ये झूठ है तो सामने तुम्हारे पिता खड़े हैं, इनसे पूछो इनसे। अब ये झूठ नहीं बोल पाएंगे, पूछो। राजा प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। अब पिताजी, क्या ये लड़का, ये आलोक, क्या ये सही कह रहा है? ये मूर्तिकार क्या कह रहा है पिताजी? क्या ये सत्य कह रहा है? हाँ, ये सत्य कह रहा है। इसके बगल में जो स्त्री खड़ी है उसका नाम अनुराधा है। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पुत्र है। यह सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ फिर चौंक गया। पिताजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आखिरकार ये क्या रहस्य है? अरे क्या बताऊं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। शायद उसी की सजा हमें अब मिल रही है। अनुराधा हमारी पहली पत्नी थी। अनुराधा के बाद ही मैंने तुम्हारी मां से शादी की थी और फिर तुम्हारा जन्म हुआ। इतना कहकर महाराजा प्रताप ने सारी बात बताई। गुस्से और दुख से पूछो इनसे पूछो ना, आखिर मेरी माँ की गलती क्या थी? उसने क्या धोखा किया था और मेरा कसूर क्या था? पूछो। राजा प्रताप फूट फूट कर रोने लगा। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने एक भूल की थी और ये बहुत बड़ी भूल थी। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, काली विद्या सिखाई ताकि मैं तुम सबसे बदला लूं। तभी अब तक चुप बैठी अनुराधा बोल उठी। देर मत करो, जो मंत्र मैंने तुम्हें सिखाए हैं उनका जाप करो और इस सिद्धार्थ पर उस मंत्र का प्रहार कर दो। अब समय आ गया है इस राज्य को अपने अधीन करने का। तभी आकाश में उड़ती हुई पक्षी कमरे में प्रवेश कर गईं। राजकुमार सिद्धार्थ, अब समय आ गया है। पवित्र तालाब का जल मेरे ऊपर और इस स्त्री के ऊपर छिड़क दो। ये सुनकर अनुराधा और आलोक चौंक गए, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ ने बिना देर किए शीशी में भरा जल पक्षी पर छिड़क दिया और फिर अनुराधा पर भी फेंक दिया। अगले ही पल रंग बदलने लगे। अनुराधा चीखने लगी, उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में अनुराधा एक भयानक झुर्रियों से भरी बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी। ये दृश्य देखकर राजकुमार आलोक पूरी तरह से चौंक गया। अगले ही पल वो बूढ़ी औरत विकराल रूप धारण कर चुकी थी। उसे देखकर राजा प्रताप भी कांप गए। ये क्या?
ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसे मैंने और मेरे पिता ने बरसों पहले काला जादू करने के आरोप में महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। तभी अचानक राजा प्रताप का पिंजरा गायब हो गया और अगले ही क्षण रंग बिरंगे प्रकाश में पक्षी अनुराधा के असली रूप में बदल गई। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ और आलोक हैरान रह गए। बेटा, जिसे तू अब तक माँ समझता रहा वो मैं नहीं, ये बूढ़ी डायन थी जिसने तुझे काली विद्या सिखाई, तेरे दिल में नफरत, ईर्ष्या और क्रोध भर दिया। तेरी असली माँ मैं हूँ। ये सही कह रही है। इतना ही नहीं, मैंने ही इसकी बहन ज्योत्सना को इसकी शादी के दिन ही अपनी जादू की शक्ति से मार दिया था, क्योंकि मैं केवल विक्रम से बदला लेना चाहती थी, और मैंने ही इस अनुराधा को पक्षी में बदल दिया था। लेकिन ये अपने असली रूप में आ गई। उस दिन जब मैं गुफा के बाहर पानी पीने गई तो तूने मुझे तालाब के किनारे पा लिया, मंत्रों के बल पर मुझे पक्षी बना दिया और खुद मेरे रूप में मेरे बेटे के पास लौट आई, और फिर मैं सालों तक अपने बेटे से नहीं मिल पाई। लेकिन जब सालों बाद सिद्धार्थ कालवन जंगल में आया और उसने मुझे सब बताया, तो मैं समझ गई कि समय आ गया है मुक्त होने का। जंगल में रहते रहते मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया था। मैं उस पवित्र तालाब के बारे में जानती थी, और क्योंकि सिद्धार्थ मेरे पति का पुत्र था, मुझे उस पर भरोसा था। इतना कहकर अनुराधा अपने पुत्र आलोक के पास चली गई, और अगले ही पल वो भयानक डायन धधकती आग में जलकर राख हो गई। राजा प्रताप अनुराधा के पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो अनुराधा। उस समय मैं गुस्से में था, पर जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुम्हें और अपने पुत्र को बहुत खोजा। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम दोनों कहीं नहीं मिले। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पिताजी, मुझे माफ कीजिए। मुझे नहीं पता था कि जिसकी छाया में मैं बड़ा हुआ वो मेरी माँ नहीं थी, बल्कि एक पिशाचिनी थी, और मेरी सगी माँ एक पक्षी बनकर जंगलों में भटकती रही। मुझे नहीं पता था। अरे बस कीजिए। अब आंसू पोंछ लो भैया। दुख के दिन खत्म हुए। अब आप मेरे भाई हैं और मैं आपका भाई हूं, और हम दोनों के ये पिताजी हैं। राजा प्रताप मुस्कुराए और अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया। वो अपने परिवार को लेकर महल लौट आए। राज्य की सभा में सबके सामने उसने अपने बड़े पुत्र आलोक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। सिद्धार्थ को कोई ऐतराज नहीं था। वो गर्व से मुस्कुराया।